आज माशाल्लाह हम नर्वस सिस्टम के अंदर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एयर सेक्शन। हम ओटोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एयर एंड देयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ओटोलॉजी है ये एक्चुअली क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एयर। मतलब ह्यूमन एयर और इसके साथ जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उनको हम क्या कहते हैं, ओटोलॉजी। इसकी हम थोड़ी सी ऑडिटरी एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर इसकी फिजियो और इसके साथ कुछ डिजीज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअली कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है जो हमें सामने से नजर आता है दैट इज कॉल्ड आरिकल और पेन्ना। अब ये जो लोअर पार्ट होता है ना कान का, मतलब जो सॉफ्ट एरिया है, इसको हम कहते हैं ईयर लोब। इसको क्या कहते हैं, ईयर लोब। लेकिन पूरा कान जो हमें नजर आता है उसको हम आरिकल या पेन्ना कहते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से जो इस तरह अंदर की तरफ रास्ता जाता है दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और ये जाकर खत्म होता है ईयर ड्रम के ऊपर जिसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अभी मैंने तीन चीजों से दायरा यहाँ पे ड्रा किया है, पेन्ना और आरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इन तीन चीजों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल या आउटर एयर। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जाम्पल बिहाइंड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। हमारे पास ईयर के अंदर छोटे छोटे तीन बोन्स होते हैं जिसको हम ओसिकल्स कहते हैं। अब इस ओसिकल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी स्टेपीज होता है। इसके अंदर इनकस है, दैट इज इनकस, और इसमें क्या होता है, मेलियस। तो इसका मतलब ये बन गया कि एक्चुअली स्टेपीज, इनकस एंड मेलियस, दीज थ्री बोन्स कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज ओसिकल। और ये कहाँ पे होते हैं, मिडल ईयर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे जो वेस्टिब्यूल है, कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, ये जो स्नेल शेप स्ट्रक्चर होता है ये कोक्लिया है। फिर ये सेमी सर्कुलर कैनाल है और यहाँ पे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है। फिर दे ऑल आर दी अपरेटस ऑफ इंटरनल या इनर ईयर। और दूसरी बात, एक्चुअली ये जो मिडल ईयर है जहाँ से इस तरह एक ट्यूब आती है और आप लोगों को पता है वो नेजोफेरिंग्स की तरफ ज्वाइन करती है, इसको हम यूस्टेशियन ट्यूब या फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब कहते हैं। क्योंकि टिम्पेनिक मीन कि इसका एक साइड पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है और ये नेजोफेरिंग्स की तरफ आते हैं, फेरिंजियल एरिया की तरफ आते हैं, तो उसको हम फेरेंजो टिम्पेनिक ट्यूब भी कहते हैं। सो बाय कीपिंग दिस मच एनाटॉमी इन योर बैक ऑफ द माइंड, जस्ट लेट्स सी कि इसमें हमने मजीद कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आप लोग को इतना सिंपल सी पता चल गया कि एक्सटर्नल ईयर क्या है, मिडल ईयर और इनर ईयर। फिर अब आते हैं आउटर ईयर की तरफ, दैट इज विजिबल पोर्शन ऑफ द ईयर व्हिच इज कॉल्ड पिन्ना, इंक्लूड ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसका काम यह है कि साउंड वेव्स को ट्रांसफर करके वाइब्रेट करना थ्रू दी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो एक्चुअली अगर हमें कोई आवाज़ देता है, मतलब हमें कोई पुकारता है, तो उसकी जो साउंड वेव्स है वो इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के जरिए टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू वाइब्रेट होती है। तो वी कैन से कि जो एक्सटर्नल एयर है ये कंडक्शन ऑफ द साउंड में काम करती है, जो साउंड वेव्स है उनको कंडक्ट करने में हेल्प करती है। मिडल ईयर क्या है, एयर फिल्ड सेक्स विद थ्री बोन्स लाइक ओसिकल, एंड आई टोल्ड यू प्रीवियसली इसमें मेलियस है, incus and stapes. Stapes is the smallest bone of the whole body. Ossicle का काम क्या है, again conduct and amplify sound from tympanic membrane toward the inner ear. इसका मतलब यह है कि the most important thing you people know कि जो तीनों बोन्स हैं मिडल ईयर के अंदर, इनका काम भी साउंड वेव्स को वाइब्रेट करके इनर ईयर तक लेके जाना और साउंड वेव्स को क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इनर ईयर। इसमें जो स्नेल शेप फ्लूइड फिल्ड एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, कोक्लिया। सो कोक्लिया इन द इनर ईयर लुक लाइक स्नेल शेप स्ट्रक्चर कंटेन बेसिलर मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट सेकेंडरी टू द साउंड वेव्स। अब देखिए, वाइब्रेशन ट्रांसड्यूस थ्रू स्पेशलाइज्ड हेयर सेल लाइक ऑडिटरी नर्व सिग्नलिंग एंड दे रीच टू द ब्रेन स्टेम। क्योंकि द नर्व विच टेक द साउंड वेव्स फ्रॉम द इनर ईयर and reaches to the brain stem that is called vestibulocochlear nerve। ठीक है, जो 8 cranial nerve है and that is a pure sensory nerve is each frequency lead to vibration at specific location of basilar membrane that is called tonotopy। अब देखिए, लो फ्रीक्वेंसी हार्ट एट एपेक्स नियर दी हेलिकोट्रीमा, ये जनाब एरिया है फॉर एग्जाम्पल इन दी इनर ईयर। और जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है वो बेस में आती है ऑफ दी कोक्लिया। तो आप लोग इतना याद रख सकते हैं
कि जो स्नेल शेप स्ट्रक्चर है इनर ईयर के अंदर, इसको हम कोक्लिया कहते हैं। अगर हमें कोई तेज आवाज से पुकारे, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इसकी बेस में जाएगी और जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है उसकी एपेक्स में जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ईच फ्रीक्वेंसी, मतलब चाहे वो डिपेंड करती है कि हाई फ्रीक्वेंसी है या लो, तो ईच फ्रीक्वेंसी लीड टू वाइब्रेशन एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन दी बेसलर मेम्ब्रेन। अब आते हैं इनकी जनाब एनाटॉमी के बाद ओटाइटस एक्सटर्ना। कान को देखे अंदर से ये येलो क्रस्ट नजर आती है, ये एक्सटर्नल ईयर की इन्फ्लेमेशन है। इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू सूडोमोनास इन्फेक्शन। सूडोमोनास इज अ बैक्टीरिया विच कैन कॉज ओटाइटस एक्सटर्ना। और ये ज्यादातर जब होता है कि जब बंदा बाहर, मतलब बच्चे वाटर को एक्सपोज हो जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब जहाँ पे कड़ा पानी होता है, मतलब गांव के अंदर नदी नाले आते हैं, या बारिश के वक्त जिस तरह ये सावन का मौसम होता है, ज्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे जब पानी कड़ा होता है स्टेगनेंट वाटर में, बाल बच्चे वो नहाते हैं तो उनकी ईयर इन्फेक्शन होती है। इनको हम कहते हैं स्विमर ईयर। इनर ईयर कैनाल ट्रॉमा ऑक्लूजन दैट लीड टू हियरिंग एड। आप लोगों ने एग्जाम के अंदर याद रखना है कि एनी पेशेंट हु इज प्रेजेंटेड टू द ENT of the ENT OPD with a history of ओटालजिया। ओटालजिया का मतलब होता है पेन इन द ईयर, मतलब ईयर पेन के साथ, ईयर डिस्चार्ज के साथ आ जाए, बट उसने पहले से नहाया है, दिस मीन के उसको स्विमर ईयर है, ओटाइटस एक्सटर्ना है। और FCPS वाले याद करें, इसका जो लीडिंग काज है दैट इज कॉल्ड सूडोमोनास। इसके बाद प्रेजेंट विद ओटालजिया दैट पर्सन विद ईयर मैनिपुलेशन, प्रूराइटस, हियरिंग लॉस एंड डिस्चार्ज। अब malignant या necrotizing otitis externa, it is invasive infection causing osteomyelitis. Complication of otitis externa most seen in older patient with diabetes, present with severe painful ear and oturia. Any discharge from the ear is called oturia, which even lead to cranial nerve palsy. Physical exam show granulation tissue in the ear canal. तो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है, अगर वो ईयर कैनाल के अंदर हमें देखने को मिल जाए, स्पेशली इन ओटाइटस एक्सटर्ना, आप लोगों ने याद रखना है दैट इज वेरी वेरी डेंजरस एंड दैट इज कॉल्ड नेक्रोटाइजिंग डिफ्यूज ओटाइटस एक्सटर्ना। फिर इसके बाद आता है ओटाइटस मीडिया। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू नॉन टाइपेबल हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस, मोरेक्सेला कैटारेलस, and they are associated with eustachian tube dysfunction, which promote overgrowth of bacteria which lead to upper respiratory tract। हमने अभी एक बात की थी कि जो मिडल ईयर है और जो नेजोफेरिंग्स है उसके दरमियान एक ट्यूब होता है जिसको फेरिंगोटिम्पैनिक या यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है। और उस ट्यूब का काम यह है कि वो मिडल ईयर नेजोफेरिंग्स के दरमियान जो बैलेंस है उनको मेंटेन कर सके। अगर फॉर एग्जांपल उस ट्यूब में मसल आ जाए तो मिडल ईयर के अंदर बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो ओटाइटस मीडिया करा सकती है। यूजुअली सीन इन चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर ऑफ ओल्ड, प्रेजेंट विद फीवर, ओटालजिया, हेयरिंग लॉस। लेकिन अगर ओटाइटस मीडिया की वजह से हेयरिंग लॉस हो जाए तो उसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन शो बल्जिंग erythematous tympanic membrane that may rupture। What is mastocytitis? देखिए एक्चुअली अगर हम अपने कान के जो आरिकल है, कान का पूरा हिस्सा, इसके पीछे सर वाली साइड पे हाथ रखे तो एरिया बोनी है, दैट इज मास्टाइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। इस एरिया की इन्फेक्शन को हम मास्टाइटिस कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट ना करें, because otitis media there has free continuity with middle ear cavity, mustard ear cell. So if otitis media is left untreated, the infection may proceed toward the mustard cavity, can cause acute mastitis. Present with post-auricular pain, erythema, swelling. Why? Because mustard process is behind the auricle, तो post-auricular pain याद रखें। बच्चों में post-auricular lymphadenopathy, पोस्ट अरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी, पोस्ट अरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी, बच्चों में रोबेला वायरस इन्फेक्शन होता है। पोस्ट अरिकुलर टेंडरनेस, पोस्ट अरिकुलर टेंडरनेस, पोस्ट अरिकुलर टेंडरनेस पेन, ये मास्टाइटिस होता है। ठीक है, और अगर ये लेफ्ट अनट्रीटेड, इसको सही तरीके से ना देखा जाए तो एक्यूट मास्टाइटिस समटाइम बिकम मच डेंजरस एंड इट कैन क्रॉस द
blood brain barrier and reach to the brain leading to the what answer is brain abscess. इसके बाद आता है the next one that is called common causes of hearing loss. अब आता है common causes of hearing loss. लेकिन इन लोगों ने ये बहुत बहुत आसान सी वर्ड और सिंपल सी वर्ड में बताई है। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को अपने स्टाइल से पढ़ा दूँ कि हेयरिंग लॉस हमारे पास कौन कौन से हैं और इसके थोड़ा सा आप लोगों को समझ तो आए कि हेयरिंग लॉस है क्या, ताकि उस लिहाज से फिर आप लोग उसको सही तरीके से डील कर सके। चलिए मैं इधर ही पढ़ाता हूँ व्हाट इज मेंट बाय हेयरिंग लॉस। और से सुने, एक्चुअली जो हेयरिंग लॉस है इसको हम सेपरेट करते हैं दो में। नंबर वन, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। भाई ये अपने कॉपी में लिखे, ये फर्स्ट एड ने बिल्कुल मेंशन नहीं किया है, बट एफसीपीएस में इससे जरूर क्वेश्चन आता है। वन इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस, अनदर इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, ये हमारे पास दो तरह के हियरिंग लॉस, एक को हम CHL कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और एक को हम कहते हैं SNHL सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हियरिंग लॉस हो जाए, लेकिन इसके लिए शर्त ये होगी कि इफ पैथोलॉजी लाइज इन व्हाट आंसर इज एक्सटर्नल ईयर। अगर किसी को हियरिंग लॉस हो जाए और उसका मसला कहाँ पे हो, एक्सटर्नल ईयर या प्लस मिडल ईयर, दैट हियरिंग लॉस विल बी कंसिडर्ड एज अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। लेकिन अगर पैथोलॉजी किसी भी हियरिंग लॉस की अगर हमें मिले इन इनर ईयर, जो इंटरनल ईयर है इसके अंदर पैथोलॉजी आ जाए, तो उसकी वजह से हियरिंग लॉस को हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कंडक्टिव हियरिंग लॉस वो है जिसमें पैथोलॉजी एक्सटर्नल ईयर या मिडल ईयर में हो, और जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उसमें पैथोलॉजी इनर ईयर के अंदर हो। अब आते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसकी काज क्या है? नंबर वन, इम्पैक्टेड वैक्स। मतलब बहुत सारे मरीज आते हैं जिसको आवाज सुनाई देने में इश्यू होता है और उसके कान को हम देखते हैं तो उस गंध से भरे होते हैं, इम्पैक्टेड वैक्स। एक्सटर्नल ईयर का मसला है, सो दैट विल बी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। फिर होता है फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर टू इसके अंदर आता है दैट इज कॉल्ड ओटाइटस एक्सटर्ना। क्या होता है? ओटाइटस एक्सटर्ना, ओटाइटस। फोर्थ नंबर लिखे दैट इज ओटोस्क्लेरोसिस। ये ओटोस्क्लेरोसिस एक डिजीज है जिसमें स्टेफीज बोन का मसला होता है। इन लोगों को आम जगहों पे आवाज सुनाई नहीं देता। ये लोग जब बाहर जाते हैं, बाहर मीन जब ये ओपन पब्लिक एरिया में जाते हैं या ये सिनेमाज में जाते हैं या किसी मतलब बारात वगैरह शादियों पे जाते हैं जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, तब इन लोगों को फिर आवाज सुनना बेहतर लगता है। एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, पहले के क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो मैं यार आप लोग को सिंपल सी बात बताऊं, अब इंशाल्लाह हमने इस महीने से, मैंने आप लोग को बताया था CK2 स्टार्ट करने जाएंगे, उसमें मैंने ENT को तकरीबन 17-18 लेक्चर के अंदर कवर करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो जो लोग हमारा CK2 पढ़ने की रहेंगे और इस तरह बेहतर तरीके से क्लिनिकल भी लेना चाहे वो फिर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें 50% डिस्काउंट पे। फिर देख इनर ईयर के मसले क्या है, इसमें एक है अकास्टिक न्यूरोमा, ये नर्व की ट्यूमर है वेस्टिबुलो कोक्लियर, इसको न्यूरोलिमोमा भी कहते हैं। इसमें मीनियर डिजीज है, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स है, इंडी। फिर इसके अंदर जनाब आप लोग लिख सकते हैं प्रेसबायोक्यूसिस है, मतलब ओल्डर एज के अंदर एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। मैं आप लोगों को सिर्फ इस स्लाइड से ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा हियरिंग लॉस जिसकी मेन पैथोलॉजी या एक्सटर्नल ईयर में हो या मिडल ईयर में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और जिस पैथोलॉजी की मेन वजह ये इनर ईयर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? दे विल बी रिफर्ड एज अ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है जी। अब इन लोगों ने क्या लिखा है कि नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस होती है प्रेस बायोक्यूसिस। अभी मैंने कहा जो प्रेस बायोक्यूसिस है एजिंग के साथ होती है, बायोलेटरल सिमेट्रिक, और ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें नॉइज इंड्यूस में डैमेज टू स्टीरियोसिलिएटेड सेल इन द ऑर्गन ऑफ ओटी, और ये भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर आता है। ठीक है, तो नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, प्रेस बायोक्यूसिस, ये दोनों ये हमारे पास क्या है? दे आर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसके बाद ये जो चीज़ इन लोगों ने दी है ना, ये आज ही आप लोगों को मैं अपलोड करूंगा, जहाँ पे आप लोग को ये लेक्चर आएगा उसके बाद में अपलोड करूंगा डायग्नोसिस ऑफ हियरिंग लॉस। तो उसमें वेबर टेस्ट क्या है,
रेनी टेस्ट क्या है। जब तक हम इसको बोर्ड पे ना पढ़ाएंगे तब तक ये आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में बोर्ड के ऊपर इस पे एक लेक्चर ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं ये सारा का सारा मेंशन करूंगा। अब आखिर में आते हैं द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड कोलिस्टियाटोमा और वर्टिगो। व्हाट इज कोलिस्टियाटोमा? It is the abnormal growth of keratinized squamous epithelium in the middle ear। इसका मतलब ये बन गया कि ओमा का मतलब हमेशा हर जगह पे कैंसर नहीं होता। तो cholesteatoma is nothing wrong with cholesterol, it is not cancer, but actually it is the abnormal growth of tissue, keratinized tissue in the middle ear like skin in the wrong place, usually acquired but can be congenital. Prime acquired result tympanic membrane retraction, pocket that form due to eustachian tube dysfunction, और सेकेंडरी ये ओटाइटिस मीडिया की वजह से होते हैं। और अगर ये मिडल ईयर के हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम इन दी मिडल ईयर, तो अगर ये चीज मिडल ईयर में है, इट विल इरूड, इट विल डैमेज द ओसिकल एंड कैन कॉज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। मैंने स्लाइड में ये चीज पहले से बता दी थी कि एनीथिंग रॉन्ग इन द एक्सटर्नल या मिडल ईयर, ऑलवेज थिंक अबाउट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। फिर अब आते हैं वर्टिगो क्या है। सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग by actually stationary subtype of dizziness but distinct from light headache. Peripheral vertigo is more common than central vertigo. Peripheral vertigo means सर का चक्कर आना, इसको हम क्या कहते हैं? सर का चक्कर। अगर everything spinning around you, that is known as a vertigo। Actually आपको ऐसी चीज नजर आ रही है कि हर एक चीज मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। Sensation of spinning while actually you are stationary, आप खड़े होते हैं but you feel that everything is spinning around you, that is called a vertigo। peripheral vertigo due to inner ear pathology होती है, और जो central vertigo है वो ब्रेन स्टेम या सेरिबेलर लीजन की वजह से। अब मोस्ट कॉमन मीनियर डिजीज है, अभी मैंने बात की है कि हम क्लिनिकल में पढ़ेंगे। इसमें एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, एंडोलिम्फ एक फ्लूइड है जो इनर ईयर बनाती है और ये हमें आवाज सुनने में हेल्प करती है। कभी कभार इनर ईयर के अंदर इस एंडोलिम की सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो एक क्लासिकल ट्राइएड कराती है। अब वो क्लासिकल ट्राइएड क्या है? वर्टिगो, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड टिनेटस। सो मेन वेयर वेस्ट, तो आप लोगों ने वेस्ट, VEST, वी वर्टिगो, that is VE vertigo, sensory hearing loss and tinnitus, that is known as Meniere disease। तो Meniere disease जो है इनर ईयर का मसला है, और उसमें एंडोलिम्फ की सिक्रीशन इनर ईयर में इतनी बढ़ जाती है, the patient will feel sensation of coolness in the ear that will find in mesh horizontal torsional nystagmus होता है, ठीक है, and that do not change direction and in subsequent visual। The condition characterized by three things: tinnitus, ringing sensation in the ear, vertigo, and sensory neural deafness। Think about Meniere disease, and that can cause peripheral vertigo। अब central vertigo क्या है? Due to brainstem, cerebellar lesion, stroke affecting vestibular nuclei, demyelinating diseases। इसमें आप लोग इतना याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि एक्चुअली कि जो सेंट्रल वर्टिगो है, दैट इज एनी स्पिनिंग around the person actually when the person is stationary, when the main damage is in the brain, either in the brainstem or cerebellar lesion, nystagmus of any direction that is not suppressible with visual fixation। न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग इसमें डिप्लोपिया है, टाक्सिया है एंड डिस्मेट्रिया है। तो आप लोग ये जनरल कुछ फर्स्ट एड वालों ने मतलब रिगार्डिंग द ENT ईयर के बारे में कुछ चीज़ दी है, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रॉपरली हर एक डिजीज को डिटेल में पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, तो इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम टू द CK2 पार्ट वेरी सून। उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और इंशाल्लाह आप लोगों को 50% डिस्काउंट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। और आप लोग जब इस फर्स्ट एड में आए थे तब सोचे और आज सोचे, बहुत कुछ चीज़ें माशाल्लाह आप लोगों ने सीखी होगी, और हमारी प्रायोरिटी ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप लोग इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते रहें और इंशाल्लाह अपनी एग्ज़ाम को क्रैक्स करें।